हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होगे, जबरदस्त होगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होगे। बच्चों, आपकी उत्थान सीरीज के एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आज का लेक्चर आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर बनाया है, लेकिन इसमें सारा ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें जो बनाए गए हैं वो आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हुए होंगे। एक एक कंसेप्ट डिस्कशन हो जाएगा इसमें, आपको सारे कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाएंगे। आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है चैप्टर अपने एनसीईआरटी बुकलेट से। नीट में इस चैप्टर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नीट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं और कुछ एरियाज इसमें टेबल फॉर्मेट में भी दे रखे हैं। वो टेबल फॉर्मेट भी आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। मैं यहां टेबल शेयर भी कर दिया है मैंने, आप उसे देख सकते हो। लेकिन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप देखो तो पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में आपको बायोमोलिक्यूल्स के जो सब्सटेंसेज या केमिकल्स हैं, जो केमिकल रिएक्शंस है, आप देखोगे कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। डीएनए आरएनए के बारे में भी कुछ बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेते हो। अब आप देखोगे कि नई एनसीईआरटी ने क्या किया है, कुछ कंटेंट यहाँ से रिमूव कर दिया है, क्योंकि क्लास 12th में आप डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हो, इसलिए यहाँ पे केवल न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में या थोड़ा सा बेसिक न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में दिया हुआ है। पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ था, अब आपको उतना ज़्यादा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जब पढ़ते हो क्लास 12th के सिलेबस में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन इस चैप्टर को आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाएंगे। टेबल्स से क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं और एंजाइम वाला पार्ट यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर आपका जरूर रिकॉर्डेड है, लेकिन आप ध्यान दो, आप अगर ध्यान दोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी बात कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ज्यादा एफिशिएंट साबित होगा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए ईजी हो जाएगा, समय की भी बचत होगी हमारी और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में क्वेश्चन जो आएंगे वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। नाम है बायोमोलिक्यूल, तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोस टर्म का मतलब ही होता है लिविंग। बायोस का मतलब ही होता है लाइफ, और लाइफ किससे रिलेटेड है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज में आप देखोगे कि जिस टाइप के बायोमोलिक्यूल या जिस टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सेल्स का, हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, या फिर हमारे बॉडी में होने वाली हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले केमिकल्स होते हैं, वो सारे ही बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर नाम से मतलब समझे तो बायो प्लस मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये, इन्हें कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म देयर स्ट्रक्चर एंड इन्वॉल्व इन ऑल फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बॉडी में होने वाली हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, उसके पीछे जो भी मॉलिक्यूल्स है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर की इंपॉर्टेंस अपने आप में ही बढ़ जाती है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, मतलब हर चैप्टर से रिलेटेड है। एनिमल किंगडम में काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड हो या प्लांट में पाए जाने वाली सेल वॉल का कंटेंट सेल्यूलोज हो, ये सब बायोमोलिक्यूल है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स या एंजाइम्स या प्रोटीन की सिंथेसिस का प्रोसेस हो, ये बायोमोलिक्यूल की मदद से ही होता है। और बात करें डीएनए और आरएनए की, तो हेरिडिटरी मटेरियल्स जो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। सेलुलर एनालिसिस के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अर्थ क्रस्ट के मटेरियल की अगर आप बात करते हो तो बॉडी में लिविंग टिश्यूज में जो मटेरियल्स होते हैं ऑलमोस्ट, अगर कंपोजिशन वाइज देखोगे तो परसेंट वाइज जरूर वेरी कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट ऑलमोस्ट कंपोजिशन जो उनका है वो एक तरीके का है, सिमिलर है। वी कैन ऑब्जर्व द सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल कंटेंट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कीमोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ है। हमारी बॉडी की जो ओरिजिन है वो केमिस्ट्री से हुई है, केमिकल रिएक्शन से हुई। आपने एवोल्यूशन में पढ़ा है, कीमोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे कंटेंट आपस में इंटरैक्ट करने लगे थे और धीरे धीरे सिंपल शुगर्स या सिंपल केमिकल्स बनाना शुरू किए थे। यही सिंपल शुगर्स या सिंपल अमाइनो एसिड्स जो थी वो आपस में इंटरैक्ट करना शुरू करी और धीरे 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 इन्होंने पॉलीमराइज करना शुरू किया, पॉलीमर्स बनने शुरू हुए, तो सिंपल से पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो गया।
तो सिंपल ने पॉलीमर्स बनाया और पॉलीमर्स में जब ये एबिलिटी आ गई कि उन्होंने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया बाय फॉर्मिंग द डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन जब उन्होंने शुरू कर दिया, तो कह रहे हैं जब लिविंग का जेनेटिक मटेरियल बन गया होगा, जब उसने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया होगा, तब जाकर के उसको हमने फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल कह दिया होगा। और धीरे धीरे सेल्स ने टिश्यू बनाए होंगे, टिश्यूज ने ऑर्गन बनाए होंगे, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम। ये सारा कंसेप्ट, सारा इतिहास एवोल्यूशन में आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप परसेंट एनालिसिस की बात करते हो, सेलुलर कंपोजिशन में परसेंट एनालिसिस की बात करते हो, तो वो सारी परसेंट एनालिसिस यहाँ पे की गई है। सेल एनालिसिस के बारे में भी बताया गया है कि वो द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ सेल। अगर आप केमिकल एनालिसिस की बात करते हो तो एनसीईआरटी ने उस केमिकल एनालिसिस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। केमिकल एनालिसिस को भी एक्सप्लेन किया है, हाउ टू एनालाइज द केमिकल्स इन द सेल। किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल को लेकर के ग्राइंड कर दो, लिविंग टिश्यू या सेल को लेकर के ग्राइंड कर दो। लिविंग टिश्यू का कोई पीस, कोई टुकड़ा ले लो, कोई लीफ ले लो, कोई एनिमल टिश्यू ले लो या कोई सेल ले लो, उस टिश्यू को लेकर के जब आप ग्राइंड कर लेते हो, ग्राइंडिंग उसकी कर लेते हो और मिक्स कर देते हो उसे केमिकल से, जिसका नाम है TCA ट्राइक्लोरोएसीटेट, तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, एक स्लरी बन जाती है, एक पेस्ट बन जाता है, थिक स्लरी बन जाती है, पेस्ट बन जाता है। पेस्टल और मोर्टार की मदद से अगर हमने इसको अच्छे से इसकी कुटाई कर ली, किसी सेल या किसी टिश्यू के मटेरियल की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मटेरियल की हमने कुटाई कर ली और उसको हमने एनालाइज करना है, हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या एसीटेट मिला दिया और उसके बाद जब हम उसको फिल्टर करते हैं, जब उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, तो फिल्टर करने के बाद हम कॉटन या चीज़ क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं और फिल्टर करते हैं, तो हमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक जिसे कहते हो आप एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल कंटेंट्स मिलते हैं, और एक हमें मिलता है एसिड में इनसॉल्युबल। बहुत बार आपने ये सारी बातें पढ़ी होंगी। एसिड सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंपल होते हैं, जो सरल होते हैं, जो आसानी से घुल जाते हैं। इस TCA के सॉल्यूशन में जो घुलनशील होते हैं, जैसे आप अगर चाय बनाते हो तो चाय में पानी उबालो, दूध उबालो, उसमें चीनी डालो तो चीनी आसानी से घुल जाती, लेकिन चाय पत्ती नहीं घुलती। चाय पत्ती अपना कलर और टेस्ट घोल देती, लेकिन चाय पत्ती नहीं घुलती। तो ऐसे हर वो मॉलिक्यूल जो इस एसिड में घुल गए थे वो सॉल्युबल थे, उनका मॉलिक्यूलर वेट लो था, प्लस उसमें कहानी आती है एसिड सॉल्युबल पूल में इन्हें कहते हैं हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स। हम उन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब हमारे सेल में माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं और सेल्स में मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। जो पॉलीमर्स का नाम मैंने लिया, मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स जो हैं, अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो दे आर पॉलीमर्स एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड एक ऐसा कंटेंट है जो पॉलीमर नहीं होता, लेकिन वो भी मैक्रोमॉलिक्यूल वाले ग्रुप में रखा गया है क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो पाता, रिटेंटेट रह जाता है। क्या रह जाता है? लिपिड एज रिटेंटेट, जो नहीं हो पाता सॉल्युबल तो उसे रिटेंटेट कहते हैं। तो जब चाय छानते हैं ना, तो छानने के बाद जो चाय नीचे आ जाती है वो है फिल्टरेट, छना हुआ पार्ट। और कह रहे हैं ऊपर जो रह गया, कह रहे बड़े साइज का पार्टिकल जो था, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल था, जो छन नहीं पाया, जो एसिड इनसॉल्युबल कंटेंट था, वो रह गया रिटेंटेट, और जो फिल्टर होकर के नीचे आ गया उसे कहते हैं फिल्टरेट। क्या कहते हैं? फिल्टरेट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, इनका आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो लेस देन 800 डाल्टन या लेस देन 1000 डाल्टन भी आप लिख सकते हो। लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन। इनकी रेंज चाहो तो लिख सकते हो 18 to 800 डाल्टन होती है। इनकी जो रेंज होती है मॉलिक्यूलर वेट की वो होती है 18 to 800। मतलब इसमें वाटर से लेकर के जो सिंपल शुगर्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सारी सिंपल शुगर्स हैं, पेंटोज शुगर्स हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स इसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर मैक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 10,000 और मोर होता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। एक्सेप्शन केवल एक लिपिड ही है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, लेकिन वो
इस रिटेंटेट में पाई जाती है, क्योंकि लिपिड जो होते हैं ऐसे कंटेंट हैं सेल में जो सेल की मेम्ब्रेन में पाई जाती है, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है, सेल वॉल में पाई जा सकती, सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, या फिर सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। तो जब हम सेल की ग्राइंडिंग करते हैं ना, टिश्यू की ग्राइंडिंग करते हैं ना बेटा, तो वो जो ग्राइंडेड मटेरियल है उसमें लिपिड की जो बायो मेम्ब्रेन्स है वो ब्रेक हो जाती हैं, और ब्रेक होने के बाद जब हम एसिड मिलाते हैं उसमें, जब हम उसमें TCA मिलाते हैं, तो उस TCA में मिलते ही वो आपस में एग्रीगेट बना लेती हैं। कह रहे फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्राइंडिंग करने के बाद, ध्यान से सुनेंगे, लिपिड के मॉलिक्यूल्स अपॉन ग्राइंडिंग, जब आप उनकी ग्राइंडिंग करते हो, जब आप उनकी ग्राइंडिंग करते हो तो उनके पीसेस वो मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसको TCA में मिलाया जाता है, जब उन्हें TCA में मिलाया जाता है तो इन्हीं का छोटा छोटा एग्रीगेट बन जाता है। ये छोटे छोटे एग्रीगेट्स बना लेते हैं, ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे दानेदार ऐसे वेसिकल्स बना लेती है। देखो ये कह रहे हैं ये एग्रीगेट्स बना लिए इन्होंने, कह रहे ये इस तरह के एग्रीगेट्स बना लेती है और इनसॉल्युबल बन जाती है। ये एग्रीगेट्स बना लेती है, इन एग्रीगेट्स को हम वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वेसिकल्स। तो लिपिड ऐसा एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल है जो ना तो पॉलीमर है, याद रखेंगे, ना तो पॉलीमर है, ना इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वाले कैटेगरी में एज अ रिटेंटेट ऑब्टेन होता है, ये फिल्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि TCA में जब मिलाते हैं तो ये वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं, ये वेसिकल्स बना लेते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स का एक पूरा बड़ा रेंज है, बड़ा ग्रुप है, कई सारे बायोमॉलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें से आपको प्रोटीन्स के बारे में नॉलेज लेनी है, जिसमें आप अमाइनो एसिड्स के बारे में भी पढ़ते हो, 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड्स होती हैं, जिसमें आप न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हो जो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये चार, और लास्ट में एंजाइम्स, ये सारे पार्ट मिलकर के ये पूरा चैप्टर बनाते हैं। यहाँ पे इन्हीं का मेजर डिस्कशन किया गया है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिस्कशन किया गया है। अगर आप NCERT में जाते हो तो आपको वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी मिल जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। आप देखोगे टेबल फॉर्मेट वाला जो पार्ट दे रखा है NCERT में, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। जो एनिमल्स की लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में प्राइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फर्स्ट रोल प्ले करते हैं। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है बॉडी में, उसमें सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है, हमारी बॉडी में जो मेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, सिंथेसिस की हो या ब्रेकडाउन की हो, मेजर रिएक्शन जो बॉडी की है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल्स को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और मेटाबोलाइट का मतलब तो आपको खाली नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। मेटाबोलाइट मतलब विच इज पार्टिसिपेटिंग इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसे केमिकल्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या मेटाबॉलिज्म के दौरान एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो दो तरह के मेटाबोलाइट्स को कैटेगराइज किया है साइंटिस्ट ने, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी है। प्राइमरी जो हमारी डेली की डेली रूटीन एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व्ड इन डेली डे टू डे मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितने भी रिएक्शंस हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनके डेली लाइफ में, डेली रेगुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन में जितने भी मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि आप शुगर की बात करते हो, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी सोर्स जो होता है, ग्लूकॉन डी तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकॉन डी जैसा। प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो अमाइनो एसिड्स चाहिए, तो अमाइनो एसिड्स जो होती हैं,
तो मतलब अगर हम बात करें शुगर की, अमाइनो एसिड्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें, कह रहे दीज आर बेसिक प्राइमरी मेटाबोलाइट कंपोनेंट। हमारी बॉडी में इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल रिएक्शन में डेली इनकी रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर हम बात करें शुगर्स की, अगर हम बात करें शुगर्स की, अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स की बात करें, या प्रोटीन्स की बात करें, या लिपिड्स की बात करें, या नाइट्रोजनस बेसेस या न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, हमारे लाइफ के ये कोर इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो डेली हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के दौरान हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हमारी सेलुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की, तो इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो सोर्स ऑर्गेनिज्म होता है, ध्यान से सुनेंगे, कह रहे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझेंगे। कह रहे सेकेंडरी मतलब ये सेकंड लेवल पे आने वाला केमिकल है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स इन्हें बनाते तो हैं प्लांट्स के थ्रू, फंजाई के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, कह रहे किसी और सोर्स से बनते तो हैं, लेकिन सोर्स सेल में इनका फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट रोल क्या है, वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन हाँ, हमने इनका फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ये समझ लिया कि ये केमिकल्स इन प्लांट्स के थ्रू, फंगस के थ्रू बनते तो हैं, लेकिन इसको हम अपने लिए, अपने डिजीज़ क्योर में या इकोनॉमिक पर्पस से, कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स से लेकर के हम मेडिसिन, ड्रग्स बनाने तक की बात अगर हम करते हैं तो वो हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट से ही ऑब्टेन होते हैं। ये सेकेंडरी कौन है? ये ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो किसी और सोर्स से आते हैं, और सोर्स से आते हैं, नॉन एनिमल इन ओरिजिन है, एनिमल्स से नहीं आते, किसी और सोर्स से आते हैं। तो कह रहे हैं दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, दीज आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, नॉन एनिमल, याद रखेंगे, नॉन एनिमल ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन होने वाले केमिकल्स होते हैं बेटा जी। और ये जो केमिकल्स होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से आते हैं, जैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स? लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉन एनिमल्स हैं, लाइक प्लांट्स हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म ही हो सकते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स में इनका फंक्शन एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है। नोन रोल, अभी इसका जो रोल है नोन रोल इन सोर्स ऑर्गेनिज्म। सोर्स ऑर्गेनिज्म इसे क्यों बनाते हैं, इसका फंक्शन, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सोर्स ऑर्गेनिज्म में इनका नोन रोल, इसका रोल जो है वो डिफाइंड नहीं है, हमें भी नहीं पता। तो अब ऐसे में क्या होता है, हमने क्या किया, हमने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दीज प्रोडक्ट्स आर यूटिलाइज्ड, दीज प्रोडक्ट्स आर यूटिलाइज्ड, these metabolites are utilized, these metabolites are used या utilized by humans, utilized by humans। मनुष्य ने इनकी इंपॉर्टेंस समझी और इन्होंने इसका इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पज से करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कॉमर्शियल पर्पज से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। ऐसे वो रिएक्शन, ऐसे केमिकल जो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बेहद ज़रूरी हैं, डेली जिंदा रहने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, सेलुलर सिंथेसिस के लिए जितने केमिकल चाहिए, बॉडी में जिंदा रहने के लिए जितने केमिकल चाहिए, वो सारे प्राइमरी हैं।
लेकिन वो केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका सोर्स ऑर्गेनिज्म में एग्जैक्ट फंक्शन या सिग्निफिकेंस डिफाइंड नहीं है, हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने कॉमर्शियल पर्पस से, मतलब किसी और द्वारा प्रोड्यूस किया गया केमिकल जो ह्यूमन कॉमर्शियल पर्पस से यूज करता है अपने बेनिफिट के लिए, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनकी पूरी टेबल एनसीईआरटी में आपको कुछ टेबल्स याद करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ टेबल्स याद कर लेनी चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक दिया हुआ है परसेंट कॉम्पोजिशन, हाइड्रोजन से लेकर के सिलिकॉन तक के परसेंट कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट पे जो दिए हैं, मैंने शुरू में ही बताया जो अर्थ पे मटेरियल्स हैं बॉडी सेल के अंदर भी मटेरियल ऑलमोस्ट वैसे ही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट या एलिमेंट्स मौजूद हैं। परसेंट वाइज कार्बन हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो वो वेरी कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे आप देखो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब कुछ है। बॉडी में सिलिकॉन जो है वो नेग्लेजिबल है, बाकी सारे कंटेंट्स ऑलमोस्ट सेम हैं। अर्थ क्रस्ट पे सिलिकॉन बहुत ज़्यादा है लेकिन बॉडी में नेग्लेजिबल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी ने छोटी सी गलती करी हुई है, एनसीईआरटी की छोटी सी गलती है, बस आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये जो परसेंटेज हाइड्रोजन की दे रखी है 0.5 दे रखी है, जो करेक्ट नहीं है बच्चों, ये 9.5 या 10% होना चाहिए, 9.5 to 10% करेक्ट है। हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो 9.5 to 10% है, जो कि नाइट्रोजन से ज़्यादा है। आप देखो अगर कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा नाइट्रोजन 3.3% है और हाइड्रोजन 0.5% है, जो कि गलत है, वो 9.5 से 10% होना चाहिए। एनसीईआरटी की ये मिस्टेक है, अभी तक करेक्ट नहीं की गई है, लेकिन इसे करेक्ट आप चाहो तो अपनी नोट्स में ऐड कर सकते हो, अदरवाइज और कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे कंटेंट्स वैसे ही एनसीईआरटी ने जो दे रखा है उसको आप ध्यान से सुने, उसमें लिखेला हुआ है कि अगर हम बात करते हैं कार्बन की, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो आप देखो अमाउंट वाइज भी देखो, जैसे हाइड्रोजन दिया है अर्थ क्रस्ट पे 0.14 है और एनसीईआरटी में दिया है 0.5 है अबाउट द हाइड्रोजन, और लिखा हुआ है रिलेटिव अबंडेंस। तो अबंडेंस तो तब होगी ना जब परसेंट में इधर ये बहुत हाई होगा, एक से कम ये भी है, एक से कम ये भी है, तो रिलेटिव अबंडेंस कहाँ हुई? अबंडेंस तो तब हुई जब एक से ज़्यादा हुई है। तो परसेंट वाइज हाइड्रोजन जो है वो करेक्ट कर लेना है आपको, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी वाला डेटा ही याद करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीट में वैसे तो अभी तक कोई क्वेश्चन इस पर रिलेटेड नहीं आया है, बट मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की आपको सही चीज़ बताई जाए और आप तक सही चीज़ पहुँचाई जाए। उसके बाद आता है परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास, जहां पे परसेंट कंपोनेंट वाटर के, अगर आप देखते हो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोनेंट ऑफ द सेल, लेकिन वहां पे अगर पूछा जाता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन है या मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक एलिमेंट कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, तो आप बताओगे ऑर्गेनिक में प्रोटीन है, वाटर ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल। उसके बाद आता है नंबर, उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड का, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद लिपिड का। मतलब परसेंट में आप चाहो याद करना तो वाटर से शुरू कर सकते हो, वाटर से शुरू करते हो, वाटर के बाद आती है प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आती है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आता है लिपिड और उसके बाद आते हैं आयंस। तो परसेंट में आप इनको ऐसे सेट कर सकते हो। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है नीट में, अबंडेंस से कम की तरफ लगाओ, अरेंज करो। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है, आप देखो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाली टेबल प्रोटीन के एग्जाम्पल और उनके फंक्शन है। आप देखोगे प्रोटीन के बॉडी में डाइवर्स फंक्शन होते हैं, जितने डाइवर्सिटी की प्रोटीन होती है उसी तरह से उनके डाइवर्स फंक्शन होते हैं। प्रोटीन जो होती है उसमें कोलेजन जो मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कही जाती है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस है, ये कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा हुआ है। ट्रिप्सिन जो होता है वो एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है, रिसेप्टर्स जो सेल पे पाए जाते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, और GLUT4 जो नीट में आया हुआ सवाल है कि ये GLUT4 क्या है, तो आप याद रखेंगे दैट इनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरा जो दे रखा है, जो अभी मैंने आपको बताया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला खेल है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का खेल है, ये आप जरूर याद रखेंगे। टेबल पे क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं, इसको आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। पिगमेंट्स हैं, एल्कलॉइड्स है, टर्पिनॉइड्स है, और अगर हम बात करते हैं इसेंशियल ऑयल्स की, तो इसेंशियल ऑयल्स मिल जाती है आपको, टॉक्सिन्स मिल जाते हैं, लेक्टिन्स मिल जाते हैं, ड्रग्स मिल जाते हैं और पॉलीमेरिक
इस पे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिसमैच वाला भी पूछा जा सकता है, या करेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है रिलेटेड टू एक्स वाई जेड। जैसे पूछ दिया कि टॉक्सिन के लिए करेक्ट कौन सा पेयर है, एब्रिन लिख देगा, दूसरा कोडीन लिख देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है एब्रिन राइसिन एक साथ रहेगा। पिगमेंट में कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन है, एल्कलॉइड में मॉर्फिन एंड कोडीन है। मॉर्फिन के बारे में आपने ड्रग चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कोडीन भी मॉर्फिन से ही बनाई जाती है। पेन किलर जो कफ सिरप में होती है, खांसी के दौरान जो आप कफ सिरप लेते हो उसमें कोडीन होती है। तो गले में जो पेन होती है, जब थ्रोट इन्फेक्शन के दौरान गले में पेन होती है, उसके लिए ये पेन रिलैक्सेंट या पेन को रिलीफ, पेन में रिलीफ प्रोवाइड करने का काम करता है। मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन है, लेमन ग्रास ऑयल है, ऑयल्स में टर्पिनॉइड्स में आ जाएंगे, टॉक्सिन्स आ जाएगा, ये एब्रिन राइसिन, लेक्टिन्स जो होगा कॉन कैनावेलिन ए होता है, ड्रग्स जो है विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन है, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम्स एंड सेलुलोज है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको लिख दूं बच्चों तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटीन वाला और दूसरा ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसको जरूर रीडिंग कर लेंगे, इसको बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैं चैप्टर पढ़ाने नहीं जा रहा आपको, उत्थान सीरीज में आपको चैप्टर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, आप क्वेश्चन के थ्रू इसको करें, क्योंकि क्वेश्चन के साथ हमारी इस सीरीज का पर्पज यही था कि आपको कुछ थोड़ा ढंग के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपनी थियरी को रिवाइज कर लेते हैं, अपने माइंड को शार्प बना लेते हैं और एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो कर लेते हैं, बड़े ही सिंपल टाइप के एनसीईआरटी के लाइनों से क्वेश्चंस हैं, उन्हीं लाइनों से उठा करके क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाएगा और क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करके फिनिश कर दिया जाएगा। तो बिना लेट किए हुए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मिनिमम टाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक सवाल को बहुत कम टाइम दूंगा, पहले आप इसको पढ़ोगे उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहला सवाल है, व्हाट इज मोर लाइकली रीजन फॉर presence of lipid in retentate during analysis of the chemical composition of the tissue? What is more likely reason for presence of lipid in retentate? ये देखो retentate का सवाल पूछा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में लगा भी सकते हो, साथ साथ में आप लगा भी सकते हो। अगर आप इसको लगा रहे हो तो लिपिड से रिलेटेड सवाल है, रिटेंटेट में ड्यूरिंग एनालिसिस क्यों मिलता है, पहला ही सवाल पूछ दिया है। लिपिड का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्या इसलिए? लो मॉलिक्यूलर वेट तो वाटर का भी है, लो मॉलिक्यूलर वेट तो शुगर का भी है, क्या इसलिए? नहीं। लिपिड पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल, पॉलीमर होता ही नहीं है, लिपिड कोई पॉलीमर नहीं होता। लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इधर ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स, या फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल को भी हम सिंपल लिपिड्स कह सकते हैं। हेट्रोपॉलीमर नहीं होता, ये पॉलीमर है ही नहीं। ऑन ग्राइंडिंग द बायो मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन, जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है इनटू पीसेस एंड फॉर्म इनसॉल्युबल वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं, एग्रीगेट्स बना लेते हैं, और इसीलिए ये एज अ रिटेंटेट ऑब्टेन होते हैं। तो आंसर यहाँ पे जो बेस्ट बनाएंगे हम, आसानी से आप इसको कर सकते हो, फोर्थ ऑप्शन फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास। मतलब आप देखोगे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे मटेरियल आपको नहीं दिया गया है, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थोड़ी सी लाइन को ट्विस्ट किया गया होगा जरूर, ताकि आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकें। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम परसेंटेज इन द टोटल सेलुलर मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टोटल सेलुलर मास में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? अब देखो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, वाटर लगा देंगे, लेकिन आप समझदार बच्चों, आप स्मार्ट बच्चों, आप टैलेंटेड बच्चों, आप बिड़ू लोग हो, तो बिड़ू लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। हमेशा जैसे आप पिछली बार गलतियां करते आए हो, इस बार नहीं करोगे, क्योंकि अब समझदार हो चुके हो, अब नीट के एग्जाम को देने जा रहे हो, नीट के एग्जाम को फोड़ने जा रहे हो आप सभी लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक में आप देखोगे सबसे अबंडेंट होती है प्रोटीन्स। वाटर जो होता है ओवरऑल सेल में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का बेस्ट होगा हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, कंप्लीट द एनालॉगी, जो अलग अलग हैं बट सिमिलर इन फंक्शन, मतलब एक जैसे दिखाई दे रहे हो। जैसे अगर आप देखो इस सवाल में पूछा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है ये पॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का होमोपॉलीमर, लगभग 30 से 40 हज़ार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं।
कह रहे इस मॉलिक्यूल में मोनोमेरिक यूनिट है ग्लूकोज, तो इन्यूलिन नाम की शुगर जो है इसकी मोनोमेरिक यूनिट, ये इन्यूलिन क्या है, ये भी एक पॉलीमर है, लेकिन इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी, ये फ्रक्टैन पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का बना हुआ होता है, फ्रक्टैन पॉलीमर है, ध्यान रखेंगे। इंसुलिन नहीं है, ये इन्यूलिन है, बार बार बताया है आपको, ध्यान रखेंगे। ये कोई अमाइनो एसिड नहीं या प्रोटीन नहीं है, ये इन्यूलिन है और इन्यूलिन शुगर होती है। तो आंसर बना लोगे बेटा जी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए विल बी द करेक्ट आंसर, फ्रक्टोज, फ्रक्टैन पॉलीमर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड। किसी न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, जैसे कि हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने पढ़ रखा है। न्यूक्लिक एसिड जो होती है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में सबसे पहली बार डिस्कवर की गई थी, इनका नाम न्यूक्लिन रख दिया गया था, बाद में इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। न्यूक्लिक एसिड जो होती है चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं ये दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो एक दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और न्यूक्लियोसाइड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नाइट्रोजनस बेसेस जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, और पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर होती है जहां पे 5 कार्बन वाली शुगर, राइबोज अगर है तो आरएनए, डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए होती है। सब पढ़ा हुआ है आपका, पूछा है क्वेश्चन में, नॉट प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड होता है और फॉस्फेट होती है। क्या नहीं होता है, ध्यान से सुने, पेंटोज शुगर होगी, फॉस्फोडाइएस्टर बोला है, फॉस्फोडाइएस्टर बोला है। आप देखो, कह रहे हैं जब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ा होता है, तब जाकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनती है। एक न्यूक्लियोटाइड तब बनती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ये होता है एस्टर बॉन्ड, मतलब डाई एस्टर का चांस नहीं है। डाई एस्टर कब बनता है, डाई एस्टर जब इसमें एक और नाइट्रोजनस बेस जब इसी चेन में आपके पास प्रेजेंट होती है शुगर, और शुगर के साथ इधर आपको मिल जाती है फॉस्फेट, इधर मिल जाती है फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट इस शुगर से जुड़ जाती है। तो अब यहां आप देखोगे फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, जब आप इसको पूरा एक साथ देखते हो, जब इस पार्ट को एक साथ देखते हो, जब इस पार्ट को एक साथ देखते हो, तो इनके बीच में बनती है फॉस्फोडाइएस्टर। तो फॉस्फोडाइएस्टर कहां पाई जाती है, जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी होगी। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कोई भी फॉस्फोडाइएस्टर नहीं होगा, केवल एक एस्टर पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी होगा, फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड भी होगी, पेंटोज शुगर भी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सेकंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए और बी को देखें, पढ़ें, केवल देखें ही नहीं, पढ़ें और चूज करें करेक्ट स्टेटमेंट। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन राइट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। किसी भी पॉलीसैकेराइड को देखो, जैसे स्टार्च में ही देख लो, कह रहे चेन बनती चली जाती, चेन बनती चली जाती, चेन बनती चली जाती, चेन बनती चली जाती, ग्लूकोज की। कह रहे जब हम राइट एंड की बात करते हैं तो इस एंड पे हमेशा आप देखोगे ये फ्री एंड, ऐसा एंड होता है जिसपे फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जब भी राइट एंड की बात करते हैं तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एंड होता है। किसी पॉलीसैकेराइड का राइट एंड जो होता है रिड्यूसिंग एंड होता है, और जो लेफ्ट एंड होता है पॉलीसैकेराइड में उसे नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहा इन पॉलीसैकेराइड चेन राइट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग, रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन द हेलिकल टर्शियरी स्ट्रक्चर बोला बेटा, ध्यान रखेंगे, टर्शियरी नहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं, ध्यान देंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हो गए बेटा जी, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हो गए वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। आंसर बना लोगे आप बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन। तो हेलिकल ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, टर्शियरी नहीं होगा। अगला सवाल क्या पूछा है देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स एज वेल एज देयर पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जहां से किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होती है, वो होती है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइन करती है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। उसके बाद धीरे धीरे उसमें फोल्डिंग्स होती है, वो सेकेंडरी बनता है, टर्शियरी बनता है और वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये आपको बताया मैंने अभी, अर्थ क्रस्ट में जो होता है इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। फिर कह रहे हैं अगला स्टेटमेंट है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन द अर्थ क्रस्ट। कह रहे कार्बन और हाइड्रोजन ने अपना अमाउंट नंबर ज्यादा बढ़ाया हुआ है, इनमें सिंथेसिस, कह रहे कार्बन बढ़ता गया तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन बढ़ता गया, तो लिविंग टिश्यू ने सिंथेसिस फेज में कार्बन हाइड्रोजन की मदद से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। तो आप ध्यान रखेंगे बोथ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। एनसीईआरटी की ही लाइन है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। बहुत आसान सवाल। मोनोमर ऑफ द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ। इस अर्थ पे पाए जाने वाले सारे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा क्या है, सोच के देखो। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इस अर्थ पे कौन है? मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है सेल्यूलोज। प्लांट सेल वॉल में पाए जाने वाला सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट। काइटिन फंगल सेल वॉल आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन में पाए जाने वाला सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। तो सेल्यूलोज का अगर मोनोमेरिक यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? सेल्यूलोज का जो यूनिट होता है वो बीटा ग्लूकोज यूनिट होती है, लगभग 6000 या उससे ज्यादा ग्लूकोज पाई जाती है। तो याद रखेंगे सेल्यूलोज विल बी द करेक्ट आंसर। तो सेल्यूलोज का मोनोमर कौन होता है? सेल्यूलोज का मोनोमर होता है ग्लूकोज। तो बिना जल्दबाजी के फटाक से आंसर करें। यहां पे कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता था मैं, यहां पे सेल्यूलोज भी लिख सकता था। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते। सारे बच्चे क्या करते? मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल खोज लेते और सेल्यूलोज आंसर कर देते। लेकिन मोनोमर के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, उस पॉलीमर के मोनोमर के बारे में पूछा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ग्लूकोज होगा। बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो क्या करते हैं? किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड बाय मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम। बिना अफेक्ट किए हुए इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम वहीं रहता है, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा होता है, सेंटर में उसका ट्रैफिक पुलिस इन सब को रेगुलेट कर रहा होता है। यही वो एंजाइम है जो इस पूरे ट्रैफिक को स्मूथ मेंटेन करके रखता है, कोई भी किसी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। तो ढेर सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन एक बॉडी के अंदर आसानी से हो रही है, एक एंजाइम अपनी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, दूसरे की रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता। कैसे करता है? बाय अफेक्टिंग द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन एज, कह रहे एंजाइम्स जो होते हैं मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं, नॉट राइबोजाइम्स। एंजाइम्स आर नॉट मोस्टली राइबोजाइम, दे आर मोस्टली प्रोटीन्स। वर्क्स एट सिमिलर टेम्परेचर एंड पीएच ऑप्टिमम। बायोकैटलिस्ट जो होते हैं वो सेम टेम्परेचर पर और पीएच ऑप्टिमम पे सारे ही काम करते नहीं, उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है और अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है। याद रखेंगे हमेशा सारे ही एंजाइम्स का सेम पीएच या टेम्परेचर नहीं होता है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे वो एक्टिव होते हैं। मोस्ट बायोलॉजिकल एंजाइम 25 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। और अगर हम पीएच की बात करते हैं तो मोस्ट एंजाइम, जैसे कि आप जानते हो, अलग अलग रीजन में अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है। जैसे स्टमक की बात करें तो स्टमक में अलग पीएच होगा और इंटेस्टाइन में अलग पीएच होगा, सलाइवा में अलग पीएच होगा 6.8। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बायोकैटलिस्ट वर्क एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड
ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये टेम्परेचर वेरी करता है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग पीएच होता है। तो ऑल अफेक्ट द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन by increasing the activation energy of the reaction, lowering the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज करता है। रिएक्शन में अगर एंजाइम ना डालें तो जो एनर्जी होगी और एंजाइम डालें तो जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। तो बेस्ट आंसर हमारा बनेगा अफेक्ट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। वर्क एट सिमिलर टेम्परेचर, अगर हम बात करते हैं इस पे हम ऐसे लिख लेते हैं ऑल बायोकैटलिस्ट, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ऑल बायोकैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एंजाइम जो होते हैं उसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो याद रखेंगे आंसर हम बेटर ऑप्शन के लिए ए पे जाएं, दैट विल बी द बेस्ट आंसर। अगला सवाल, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कैन बी कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाई। तो एंजाइम का जो यहाँ इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मैलोनिक एसिड या मैलोनेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हम बी ऑप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म जो एम्फोटेरिक होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एम्फोटेरिक आयंस। एम्फोटेरिक मतलब जहां पे एम्फो मतलब दोनों, कह रहे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब दोनों एक साथ पाए जाए किसी भी अमाइनो एसिड में, तो आप देखते हो अमाइनो एसिड को अगर अलग अलग पीएच पे रखा जाएगा तो एक ऐसा पीएच आता है जिसपे इसके दोनों चार्जेस, मतलब याद देखो अलग अलग अमाइनो एसिड को देखोगे तो अलग अलग अमाइनो एसिड को अलग अलग पीएच पे रखोगे तो या तो वो केवल पॉजिटिव चार्ज शो करेगा या तो केवल नेगेटिव शो करेगा। लेकिन एक ऐसा रेंज आएगा, एक ऐसा पीएच आएगा जब ये दोनों चार्जेस एक साथ शो कर रहा होगा। इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक साथ, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, कह रहे ये है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यहां पे आपको कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, यहां पे आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, यहां पे आपको कोई चार्ज, यहां पे केवल एक चार्ज दिख रहा है, वो भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, वो भी NH3 के ऊपर दिख रहा है। NH3 पे नेगेटिव दे रखा है, जबकि आपको पता है ये एक प्रोटॉन डोनर है, इसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ COO माइनस दिया है, बाकी किसी और पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जब देखें, कह रहे किसी भी अमाइनो एसिड में जब एक साथ दोनों चार्जेस दिखेंगे, जिस पीएच रेंज पे दिखेंगे उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और इस तरह के फॉर्म को कहते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक फॉर्म मतलब बोथ चार्जेस टुगेदर, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब दोनों एक साथ किसी अमाइनो एसिड पे एग्जिबिट होगा तो उसी को कहेंगे ज्विटर आयनिक फॉर्म। करेक्ट आंसर होता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज आर नोन एज, इन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, केवल एक लाइन में आंसर, एक फट से आंसर करेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा फटाक से। आगे अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल पूछा है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ कंपाउंड। देखें और समझें, देखें और समझें। ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ये फ्यूरान जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है। फ्यूरान का मतलब एक ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें 1 2 3 4 कार्बन रिंग में पाई जाती है। कि ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा रिंग्ड स्ट्रक्चर जिसमें 4 कार्बन रिंग में पाई जाती है, इसे फ्यूरान कहते हैं। और अगर ये शुगर का स्ट्रक्चर है तो इस तरह के रिंग को फ्यूरानोज कहते हैं, क्योंकि फ्यूरानोज ओज लगाने का मतलब वो कोई शुगर है, उसी का सफिक्स हमने इसमें जोड़ दिया। फ्यूरान कोई दूसरा कंपाउंड है जिसके पास इस तरह के 4 कंपोनेंट एक साथ, फ्यूरान 4 कार्बन, फ्यूरान 4 कार्बन रिंग के अंदर। तो कह रहे ये 4 कार्बन रिंग के अंदर, मतलब ये देखो 4 कार्बन रिंग में एक 5वां कार्बन रिंग के बाहर, इसे कहेंगे पेंटोज शुगर। अब ये पेंटोज शुगर है तो डीएनए या आरएनए में हो गया। फर्क देख लेते हैं कि डीएनए का है आरएनए का। आप देखें सेकंड कार्बन पे OH लगा है, मतलब इसमें डीऑक्सी नहीं है। डीऑक्सी होता तो यहाँ से केवल ऑक्सीजन निकल जाती, केवल एक H रहता, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको कहेंगे राइबोज शुगर। क्या कहेंगे? राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर है जो कि आरएनए में पाई जाती है। आंसर लिखेंगे सी ऑप्शन। तो गिवन स्ट्रक्चर इज ऑफ राइबोज, थर्ड ऑप्शन करेक्ट।
अगला सवाल पूछा है मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स ए बी सी डी। कॉलम मैच करें, ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करें। बहुत ही आसान सवाल बनने वाला है। देखें, पॉलीमर कौन है, मोनोमर कौन है, बॉन्ड्स कौन सा होता है। न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। सेल्यूलोज ग्लूकोज का पॉलीमर है और इसमें बॉन्ड जो होता है वो ग्लाइकोसिडिक होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, याद रखेंगे। इंसुलिन एक प्रोटीन होती है और प्रोटीन में जो मोनोमर होता है वो अमाइनो एसिड्स होती हैं। और काइटिन एक होमोपॉलीमर ऑफ नैग है, नैग का होमोपॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का होमोपॉलीमर कहा जाता है, नैग कहा जाता है। तो आंसर अब देख सकते हैं ए बी सी डी। ए मतलब न्यूक्लिक एसिड, बी मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब हमारे पास ऑप्शन बी और डी ही बनने की संभावना हो रही है। इंसुलिन प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनेगी तो पेप्टोन्स यहाँ से कट गया और बचा अमाइनो एसिड और नैग बन गया। तो एक ही ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो बनता है, आपने कर लिया होगा, मुझे पता है आप इतने टैलेंटेड बच्चों, क्वेश्चन देखते ही आंसर कर दिया होगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज अ हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर का मतलब जिसमें अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स पाई जाती हैं। और याद रखेंगे प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सारे मेंबर, ऑल प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर। कोई भी प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं हो सकती, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की अमाइनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। और प्रोटीन इसमें से कौन है, इसके ऑप्शन में प्रोटीन कौन है बेटा, जरा देख के बताएंगे सभी लोग। इसके ऑप्शन में प्रोटीन केवल एक है, वो है कोलेजन। केवल एक प्रोटीन है, कोलेजन। तो आंसर बन गया सी। बाकी में देखें, सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का, यहाँ पे ये जो होता है ये अल्फा ग्लूकोज का होता है। काइटिन जो होता है वो NH का होमोपॉलीमर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन बनेगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। चूज द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन देखें और देखें, बताएं कि इसमें से कौन से एंजाइम से रिलेटेड है। आप देखें, एक कह रहा है एस से जुड़ा था G, अब आया एस, एक और एस फैक्टर आ गया, एस प्राइम फैक्टर आ गया। लेकिन अब हुआ क्या, एस ने एस को अपने साथ, एस ने उस एस से जी की दोस्ती को तोड़ दिया और एस डैश से जी जुड़ गया, एस डैश से जी जुड़ गया, मतलब धोखा। कह रहे धोखा हुआ है। पहले एस और जी की दोस्ती थी, एस और जी की दोस्ती थी, संतोष गांधी की दोस्ती थी। लेकिन अचानक से संतोष के साथ दूसरा संतोष जैसा दिखने वाला व्यक्ति आ गया। तो कह रहे ऐसी रिएक्शन जिसमें इस तरीके का, इसकी टोपी उसके सर, कह रहे जी से लगा, एस से लगा हुआ जो जी था, जो फंक्शनल ग्रुप था, जब ट्रांसफर होता है इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफरेज। इसकी टोपी उसके सर रख दी गई है। एस के ऊपर जो टोपी लगेली थी, एस के ऊपर जो टोपी लगी थी जी वाली, वो अब एस डैश ने अपने साथ लगा ली है। ट्रांसफर हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, तो इसे कहते हैं ट्रांसफरेज। आंसर बनेगा बच्चों बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं अरेंज द स्टेप्स, एनसीईआरटी वाला पॉइंट है, कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम इन ऑर्डर एंड करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन सर्च करना है। पहला कह रहा है सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से। अच्छा जी, ऐसा होता है। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। ये जो एंजाइम होता है, ये रहा एंजाइम, ये रहा एंजाइम, ये रहा कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा फैक्टर जिसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ये रहा एंजाइम, ये रहा सबस्ट्रेट। अब इन दोनों के बीच में बना ES कॉम्प्लेक्स, मतलब सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के करीब आएंगे, इन दोनों की दोस्ती होगी। जैसे इन दोनों की दोस्ती होगी, एंजाइम अपना शेप ऑल्टर करेगा ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ फर्मली फिट हो सके, एकदम मस्त तरीके से फिट हो सके। जैसे ग्लव्स देखिए आपने, सर्जिकल ग्लव्स अगर आपने देखी होगी, सर्जरी वाली ग्लव्स, आपके हाथ का शेप ऐसा है लेकिन ग्लव्स ऐसे मरा सा होता है,
मरा सा होता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें हाथ इंसर्ट करते हो उस ग्लव्स की बॉडी भी उसमें फर्मली अटैच हो जाती है और वो ग्लव्स आपके हाथों में एकदम फिट हो जाता है, मस्त फिट हो जाता है। उसके बाद आप जहां हाथ घुमाते हो वहां वो घूमता है। उसी तरह से एंजाइम भी कह रहे सबस्ट्रेट से पहले बाइंड करता है और फिर उसका शेप एंजाइम का ऑल्टर होता है और इसकी वजह से वो फिट हो जाता है प्रॉपरली उस एंजाइम के साथ। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट एंड ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड। सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। पूरी कहानी अगर उल्टा चले, 4 से 3 पर जाए, 3 से 2 पर जाए और 2 से 1 पे जाए तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। बाइंडिंग सबस्ट्रेट की जब हो जाएगी तो वो एंजाइम का शेप चेंज करेगा और फिर ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, बॉन्ड्स टूटेगा और फाइनल रिएक्शन। तो 4 3 2 1 जहां भी हो वो आंसर करेक्ट हो जाता है। ए ऑप्शन विल बी द बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल जो होता है जिसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, तो आप देखोगे ये है ग्लिसरॉल। इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं डिराइव्ड शुगर कहते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो थी वो डिराइव हो जाती है और ग्लिसरॉल एक शुगर अल्कोहल बना लेती है। क्या बना लेती है? ग्लिसरॉल एक शुगर अल्कोहल है। क्या है? शुगर अल्कोहल है, जिसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। आप देखो, 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन है तो प्रोप बन गया, मेथ एथ प्रोप, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बन जाता है। तो आप देखें तो कह रहे अब है क्या, ना तो ये एल्डिहाइड है, ना तो ये मोनोहाइड्रोक्सी है, ना ये डाई हाइड्रोक्सी, ये तीनों ही नहीं है। लेकिन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को हम सिंपल लिपिड्स कह सकते हैं। दे कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिंपल लिपिड्स। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर बन जाएगा 4th ऑप्शन, आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैच आइटम्स 1, कॉलम 1 में जो दिया है वो और 2 से मैच करना है। और ऐसा काम मैचिंग का आप बचपन से करते चले आ रहे हो। लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। करेक्ट बात, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। इसके अंदर पाई जाती है कोलिन नाम का नाइट्रोजन कंटेंट, अदरवाइज फॉस्फेट विद फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिला करके बन जाती है फॉस्फोलिपिड। कोलेस्टेरॉल की बात करते हैं तो एक डेराइव्ड लिपिड होती है, स्टेरॉल डेरिवेटिव कहते हैं। GLUT4 इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट GLUT4, और इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो एंटीबॉडी होती है। तो यहाँ पे GLUT4 को हम, GLUT4 का ये रिसेप्टर वाला कॉलम जो है ये करेक्ट नहीं हो रहा, ये रिसेप्टर वाला कॉलम नहीं। यहाँ पे इसको आप थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो करेक्ट कर सकते हैं, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल कर लें, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल कर लेते हैं, इसको कर लें, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ठीक है, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी इसको समझने में। इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है जी। तो GLUT4 जो होते हैं ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम इसको बना सकते हैं, C का 1 बना लें, लेसिथिन का 2 बना लें, A का 2 बना लें, B का 4 बना लें, A का 2 बना लें, B का 4 बना लें, C का 1 बना लें और D का 3 बना लें। तो बेटर ऑप्शन हमारे पास इन सारे ऑप्शंस में जो बेस्ट बनेगा D का 3 बन जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन हम बना सकते हैं 3rd ऑप्शन, C ऑप्शन। C ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी, C ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगी। इसको हम मॉडिफाई कर दें, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। क्या करेंगे? इसको हम लिख देंगे, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल।
ठीक है जी। तो ग्लूकोज के लिए GLUT4 रिसेप्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन बेटर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। एनसीईआरटी में पढ़ा कुछ और आया कुछ और, सर नीट में अब हम क्या करें, तो इसलिए बेटर लिखने के लिए इसको कर दिया है। अदरवाइज रिसेप्टर भी करेक्ट है, क्योंकि ग्लूकोज से वो बाइंड करता है और ग्लूकोज को फिर वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगला सवाल पूछा है, अ प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल दैट ज्वाइंस द कोफैक्टर। हमेशा हमें पता होना चाहिए होलो एंजाइम जो होता है, H जो होता है, जो होलो एंजाइम है, इसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं, और इसमें दो पार्ट से बना होता है। एक होता है बेटा प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं अपो एंजाइम, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है इसे कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, जो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, इसे कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर दोनों टाइप का हो सकता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं ये नॉन प्रोटीन है तो इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक होता होगा, बट याद रखेंगे ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट होता नॉन प्रोटीन ही है। ये कोई नॉन प्रोटीन कंपाउंड होता है। तो होलो एंजाइम बनाने के लिए एक प्रोटीन पार्ट चाहिए, और उस प्रोटीन पार्ट का नाम होता है अपो एंजाइम। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है अपो एंजाइम। तो आंसर बना लोगे बेटा जी, आंसर बना लोगे अपो एंजाइम, द करेक्ट आंसर। अपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट विच ज्वाइंस विद cofactor to form holo enzyme. D option will be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मैच कौन सा है? लिसिथिन जो है वो एक फॉस्फोग्लिसराइड होती है। अच्छा जी, फॉस्फोलिपिड होती है, फॉस्फोग्लिसराइड होती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिक्रीज करता है Km और Vmax दोनों को, ध्यान रखेंगे, गलत हो जाएगा। वैसे तो एनसीईआरटी में इनके बारे में डिटेल में नहीं दे रखा है, बट आप याद रख सकते हैं जो इनहिबिटर होते हैं, ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर रहा हूं। इनहिबिटर्स जो होते हैं बेटा, जो इनहिबिटर्स होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव, क्योंकि नीट में पहले भी ऐसा एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से भी पूछे हुए हैं, तो याद रखेंगे कॉम्पिटिटिव, और होता है दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव, एकदम बधे नहीं रहना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा तो आप फंस जाओगे, इसलिए इतना तो बेसिक पता ही रहे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, या कभी किसी टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हो। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमेशा याद रखेंगे Vmax हमेशा सेम रहता है, Vmax नहीं बदलता। किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, किसी की मैक्सिमम एफिशिएंसी, जितनी टॉप मैक्सिमम स्पीड से वो चल सकती है रिएक्शन, उससे ज्यादा वो नहीं जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, वो Vmax सेम रहेगा। तो कह रहे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ज्यादा में आप देखोगे तो हमेशा सेम रहता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन विल बी सेम, Vmax विल बी सेम, बट Km वैल्यू जो होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इंक्रीज कर जाती है, Km वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। और वहीं अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो यहाँ Vmax जो होती है बढ़ती नहीं है, Vmax से डिक्रीज कर जाती है। इसमें Vmax कभी अचीव होती नहीं एक्चुअल में, जो नॉर्मल Vmax होती है उस वेलोसिटी तक रिएक्शन नहीं जाती, नॉर्मल Vmax से लेस ही रहती है हमेशा। तो Vmax नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कम हो जाती है, लेकिन Km वैल्यू यहाँ पे सेम रहती है, Km अफेक्ट नहीं रहती है, Km सेम रहती है। यहाँ पे लिखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km डिक्रीज और Vm वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज Km एंड Vm, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सारे आप देखो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स प्यूरिन्स में पाई जाती हैं, करेक्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होती हैं, और वाइटामिन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं, करेक्ट है। केवल एक ही इनकरेक्ट ऑप्शन बनता है, वो है बी ऑप्शन, आंसर बना लेंगे सेकंड बी। अगला सवाल जो आया है बेटा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखें, नॉन एरोमेटिक, ऐसे भी एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बताएं कौन सा है ऐसा जो अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, अल्कोहल कंटेनिंग होता है। तो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक पूछा है, तो इसमें से 3 एरोमेटिक होंगे, एक नॉन एरोमेटिक होगा। फिनाइल एलेनिन एरोमेटिक होता है, टायरोसिन एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। एलेनिन जो होता है, ये एलेनिन जो होता है इसमें CH3 पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप R की जगह। तो एलेनिन जो होता है मिथाइल ग्रुप इसमें पाया जाता है, इसमें एरोमेटिक इसे नहीं कहेंगे, आंसर बी विल बी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, इसमें से कौन फैटी एसिड नहीं है? आप देखो, यूरिडाइलिक एसिड मतलब यूरिडीन, यूरैसिल से बना हुआ एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है,
तो न्यूक्लियोटाइड होगा बेटा जी, तो आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा, यूरिडाइलिक एसिड। बाकी तीनों के तीनों, ये पामिटिक एसिड हो, स्टेरिक एसिड हो या अरेकिडोनिक एसिड हो, ये पामिटिक और स्टेरिक जो होती हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। और अगर हम बात करें अरेकिडोनिक एसिड की, तो ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। तो आंसर बन गया ए ऑप्शन, हमने पहले ही कर लिया उसको। आगे चलते हैं, मैं आपका टाइम भी सेव करना चाह रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन के डिस्कशन में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है और टाइम बहुत लिमिटेड है। जैसे जैसे हम एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आज आपका देखो 15 तारीख हो गई आपकी, 15 अप्रैल, मतलब अब मोटी मोटी 15 दिन आपके पास हैं। इसलिए समय की कीमत समझेंगे, समय को हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आप देखो रिकॉर्डेड लेक्चर में आप ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाओगे, समय भी कम लगेगा। Select the correct set with respect to essential amino acids for an adult man. Adult man में essential amino acid का ग्रुप है, उसको आपको याद कर लेना होगा। कर सकते हैं आप, एक रीडिंग कर लें, बॉटनी में भी आपने पढ़ा होगा, ल्यूसिन, वैलिन, फिनाइल एलिनिन। इसके अलावा आप देखोगे आइसोल्यूसिन भी होती है, आइसोल्यूसिन भी होती है, ट्रिप्टोफैन भी होती है, ठीक है जी, मेथियोनिन भी होती है, मेथियोनिन भी होती है, थ्रियोनिन भी होती है। तो थ्रियोनिन, मेथियोनिन भी इसी में आ जाती है। आंसर आप लिख लो, डी ऑप्शन है, बाकी सारे इसमें रॉन्ग है। तो इसेंशियल में वो जो हम नहीं बना पाते वो इसेंशियल होती है, जो हमें फूड में चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है इनकी। जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल। जो हमारी बॉडी बना तो लेती है लेकिन बहुत स्लो रेट से बनाती है, उसे कहते हैं सेमी इसेंशियल। हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हम जानते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर होता है CH4, चारों वैलेंसी कंप्लीट होती है हाइड्रोजन से। तो अब इन वैलेंसीज को बैलेंस किया है, कहाँ पे, कैसे बैलेंस किया है, कौन से केमिकल ने बैलेंस किया। आप देखो कार्बन वही है, इसकी चारों वैलेंसी को एक तरफ हाइड्रोजन ने, एक तरफ COOH ने, एक तरफ NH2 ने, और इधर होता है R फंक्शनल ग्रुप जो वेरिएबल ग्रुप होता है। कह रहे यही होती है अमीनो एसिड की सारी कलाकारी। कह रहे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स इसे पूरा करते हैं। सेंट्रल केमिकल को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसी वजह से इन्हें कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये सारा खेल जो होता है वो अमीनो एसिड्स का होता है, जिन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। 20 टाइप की अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में या लिविंग वर्ल्ड में आप देखोगे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। वैसे तो अमीनो एसिड्स का नंबर जो होता है वो 200 से भी ज़्यादा है पूरे लिविंग वर्ल्ड में। इस अर्थ पे अगर आप देखोगे, लिविंग वर्ल्ड से लेकर के अर्थ तक अमीनो एसिड्स का नंबर 200 से भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन बनाने के लिए जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स चाहिए वो केवल 20 टाइप की होती है। प्रोटीन बनाने वाली अमीनो एसिड्स केवल 20 टाइप की होती हैं। अर्थ पे पाई जाने वाली अमीनो एसिड्स 20 से ज़्यादा होती हैं, 200 से भी ज़्यादा होती हैं, ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपका बन जाएगा बी ऑप्शन। क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बहुत ही आसान, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही इजी। अगला सवाल है मैची का। मैच बनाना है सेलुलोजवा जो होता है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो कि हेलिसेज नहीं फॉर्म करता, मतलब ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। काइटिन जो होता है एक हेटेरो पॉलीमर ना होकर के होमोपॉलीमर होता है, नैग का एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। इनुलिन जो होता है ये फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होती है, फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होती है, होमोपॉलीमर जिसे कहते हैं। और ग्लाइकोजन जो होता है वो एक इनुलिन जो होती है ये, इनुलिन जो होती है ये होती है फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, ठीक तो है। इनुलिन जो होती है वो फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन भी एक फूड स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये एक ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज भी तो है बेटा, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज भी है, ठीक है जी। तो ब्रांच पॉलीमर, इसके अलावा स्ट्रक्चरल होमोपॉलीमर अगर पूछा जाए तो सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल पॉलीमर भी हो सकता है और कैन नॉट ट्रैप I2 भी हो सकता है। मतलब सेल्यूलोज ए के लिए आप बना लोगे
2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन। ए के लिए 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। बी के लिए अगर पूछा जाए तो बी के लिए केवल एक ऑप्शन बन रहा है, वो बनता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, वो है 4th नंबर। सी के लिए जो बनता है वो बनता है 1st नंबर, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा इनुलिन का और कोई दोस्त नहीं है। और आता है ग्लाइकोजन का डी वाला ऑप्शन। तो डी वाले में अगर आप देखो तो डी एक ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, जो कि फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड भी है, होमोपॉलीसेकेराइड भी है। मतलब इसके लिए 1 भी हो सकता है और इसके लिए 3 भी हो सकता है। देखते हैं कौन बेस्ट ऑप्शन बनता है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन बनता है। ए का 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। ए का 2 भी है, ए का 5 भी है, दो ऑप्शन मिल गए। ए का 5 भी है, ए का 2 भी। ओ भाई साहब, ए बी सी डी चारों में ही है, ए का 2, ए का 5। चलो आगे चलते हैं। बी का 4 बनता है, बी का 4 बनता है, यहाँ पे बी का 4 बनता है, बिल्कुल सही। बी का 4 बनता है, सी का 1 बनता है, डी का 3 बनता है या 1 बनता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। सी का 1 ही बन रहा है, सी इनुलिन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, इसका अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया और कोई रॉन्ग हो गया। बाकी बी का 3, बी काइटिन का 3 ब्रांच्ड नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। मतलब हमारे पास 3 रॉन्ग हो गए, केवल एक सही बना, वो बना आंसर नंबर ए। ओनली 1 विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नॉन रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग। इन सभी में से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। नॉन रिड्यूसिंग मतलब जो फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग टेस्ट नहीं देती है, जिसको फेलिंग सोल्यूशन में अगर रखा जाए तो रेड कलर का क्यूपरस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, तो वो कौन होती है। वो होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी हुई इन्वर्ट शुगर, जिसका नाम है सुक्रोज। तो सुक्रोज हो जाएगी आंसर डी ऑप्शन में, जो कि नॉन रिड्यूसिंग। बाकी ये भी रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग, ये भी रिड्यूसिंग। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप लिख सकते हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। कैसी होती हैं बेटा जी, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। अगला है क्वेश्चन, शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाली, न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाली शुगर पेंटोज शुगर होती है, जो मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर होती है। नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बैकबोन ऑफ डीएनए। मतलब दोनों बातें अगर देखें, बैकबोन ऑफ द डीएनए, डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, आमने सामने दोनों नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इधर शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, तो बैकबोन में केवल नाइट्रोजनस शुगर और फॉस्फेट होती है। नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं ये बनाते हैं कोर ऑफ डीएनए। याद रखेंगे, ये केवल कोर बनाता है और ये बैकबोन बनाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड मोनोसैकेराइड होती है पेंटोज। अब वो डीएनए है या आरएनए डिपेंड करता है। नाइट्रोजनस बेसेस डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ बैकबोन इन डीएनए। तो देखेंगे, बहुत ही आसान बेहतरीन सवाल, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ बी एंड ए। शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज मोनोसैकेराइड पेंटोज, करेक्ट। नाइट्रोजनस बेसेस डू नॉट फॉर्म द बैकबोन इन डीएनए, करेक्ट। तो आंसर डी, बोथ आर करेक्ट। अगला सवाल है, हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH, मतलब सब कुछ ठीक है, कार्बन सेंटर में, यहाँ H है, यहाँ COOH है, यहाँ NH2 है। ये सारी अमाइनो एसिड में आप देखोगे ये पार्ट यूजुअली कांस्टेंट होता है, कुछ को छोड़ करके। बाकी सब में ये 3 चीज़ कांस्टेंट होती है। केवल एक चीज़ जो वेरी करती है वो है यहाँ पे पाए जाने वाला R। और R की जगह आप यहाँ पे अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल मतलब CH2OH लगा देते हो तो ये कौन बनता है, ये बन जाती है हमारी अमाइनो एसिड, हमारी आपकी सबकी फेवरेट सेरीन। कौन है ये है सेरीन नाम की अमाइनो एसिड। आंसर बन जाएगा बी। NCERT में ही दे रखा है, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हमें। कह रहे अगला सवाल है, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन अगर हो रही है, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन सिंथेसिस हो रही है ड्यूरिंग द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ करके पेप्टाइड बनाती है, जिसे कहते हैं डाईपेप्टाइड कहते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जब डिहाइड्रेशन कंडीशन शुरू हुई होगी तो इसमें क्या होता है, इसमें -1 वाटर मॉलिक्यूल। जब भी कभी डिहाइड्रेशन टर्म यूज कर दिया जाए,
डिहाइड्रेशन का मतलब लैक ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ किसका रिमूवल हो रहा है बेटा जी? वो हो रहा है रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। जितने पेप्टाइड बनेंगे उतना वाटर लॉस होगा, जितना पॉलीसैकेराइड बनता जाएगा मतलब जितनी शुगर ऐड होती जाएंगी उतना ही वाटर लॉस होता जाएगा। तो चाहे वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा हो, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा हो, चाहे वो एस्टर बॉन्ड बन रहा हो, लॉस ऑफ वाटर होता है और इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन होती है तो दो मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ रहे होते हैं, कंडेंस हो रहे होते हैं, इसीलिए इस पूरी सिंथेसिस को कहते हैं डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन सिंथेसिस। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन सिंथेसिस। पूछा गया अगला सवाल, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जब कंपटीशन होती है तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, क्योंकि एंजाइम का एक्टिव साइट तो हम बदल नहीं सकते भाई, हम एंजाइम का एक्टिव साइट नहीं बदल सकते। ये देखो, ये है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, लेकिन वहीं पे जब कभी एक खूबसूरत तड़कता फड़कता धड़कता हुआ कोई सबस्ट्रेट के बजाय कोई इनहिबिटर आ जाता है जो दिखने में बिल्कुल उसी साइट के कंपटीशन कर रहा हो, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, तो एंजाइम के अंदर फिटिंग के लिए सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करता है इनहिबिटर। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबस्ट्रेट के जैसा स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन इसका भी है, ये भी उसी साइट से बाइंड करने की टेंडेंसी रखता है। तो क्वेश्चन में पूछा है ऑफन यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, ठीक है। कह रहे यहाँ पे देखो, ये है इनहिबिटर्स ऑलवेज कॉम्पीट विद एंजाइम, एंजाइम से कॉम्पिटिशन नहीं है उसका, सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिशन होता है। कह रहे डाइल्यूशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बाय एडिंग मोर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट ऐड कर दिया जाए तो इसमें हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax को फिर से अचीव कर सकते हैं। मतलब ए और सी यहाँ पे सही हो जाता है, बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, प्योरली इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली ए एंड सी विल बी करेक्ट। आंसर थर्ड या आंसर जो होगा सी ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। डीएनए में क्या क्या होता है? एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरैसिल नहीं होगा और डीऑक्सीराइबोज नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है थियामीन। बहुत सारे बच्चे अगर कंफ्यूज हैं तो पहले ही बता देता हूं, एक होता है थियामीन, थियामीन जो कि विटामिन होता है, B1 होता है, और एक होता है थाइमीन जो कि थाइमीन होता है, ये नाइट्रोजनस बेस होता है। तो डीएनए में थाइमीन होता है, क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? थाइमीन, थियामीन नहीं होता। पेंटोज शुगर होती है, डीऑक्सी शुगर होती है, राइबोस। यूरिडीन, यूरैसिल हो ही नहीं सकता, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होता है, तो केवल एक कंटेंट हो सकता है बेटा, वो होता है केवल और केवल और केवल और केवल बी ऑप्शन, पेंटोज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रॉन्ग क्या है इसमें से? देखें, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, जरा इसमें से देखें कौन रॉन्ग है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर क्रूशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इन अ गिवन प्रोटीन। याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने वाला होता है तो उस हेलिसेज में बनने वाले होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेट का होता है विच इज फॉर्म्ड एन एंजाइमेटिक रिएक्शन हैज हाई एनर्जी एंड अनस्टेबल होता है। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड नहीं बनता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, यहां बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है, यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कौन? कैनावेलिन एक लेक्टिन है जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। आंसर जो होगा, जो रॉन्ग होगा, वो होगा केवल और केवल सी ऑप्शन। यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। Which of the following element is not present in a nitrogenous base? नाइट्रोजनस बेस में कौन सा एलिमेंट नहीं होता? नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ही तो बना होता है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ही तो बना होता है। या तो ये प्यूरिन होगा, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के साथ लगी होगी इमिडाजोल ग्रुप, यहाँ भी लगा होगा नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, मतलब कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन तो होगा ही, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, लेकिन इसके अलावा कोई कंटेंट किसी भी नाइट्रोजनस बेस में नहीं होता, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो पिरिमिडिन हो। याद रखेंगे, तो सल्फर इज टोटली एब्सेंट। आंसर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर हम बात करें इस डीएनए के मॉलिक्यूल में, कह रहे हैं इधर कॉम्प्लीमेंट्री, कह रहे हैं इधर आप देखो 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर 5 प्राइम। अगर हम इसको 5 to 3 पढ़ें, अगर हम इसको 5 to 3 पढ़ें तो इसको अपोजिट पढ़ेंगे एंटी पैरेलल। अब कह रहे हैं अपोजिट स्ट्रैंड पे जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, कह रहे हैं यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जहां साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है ग्वानिन से, और थाइमीन जो होती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। थाइमीन जो जुड़ी होती है वो एडेनिन से जुड़ती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाया जाएगा। 4th ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंजाइम। एंजाइम के लिए क्या इनकरेक्ट है? एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। एंजाइम्स डीनेचर्ड एट लोअर टेम्परेचर। एंजाइम डीनेचर कब हो जाता है? लोअर टेम्परेचर पे। भाई एंजाइम जो होता है लोअर टेम्परेचर पर जब आता है तो एंजाइम का क्या हो जाता है? इनएक्टिवेशन हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन होता है, तो इनकरेक्ट है ये भी। ये कहानी गलत हो जाती है। एट लो टेम्परेचर एंजाइम गेट इनएक्टिवेटेड। बेल शेप्ड कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन एंजाइम एक्टिविटी एक्स एंड वाई प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर से अगर आप प्लॉट करते हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है। एंजाइम कैटलाइज ओनली एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ओनली लिखना यहाँ पे गलत होगा। 2 स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे बेटा, ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप इसको सही कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं, आप लिख सकते हैं इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन में ही लिख देता हूं बी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। इसको आप रीडिंग करने के लिए नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। बोथ आर इनकरेक्ट, ये दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नीट में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आप चाहें तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑल एंजाइम्स कैटलाइज एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंजाइम्स कैन कैटलाइज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों टाइप की रिएक्शंस हो सकती है। एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां एनर्जी का लॉस हो रहा है, और एंडोथर्मिक का मतलब जहां एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, सिंथेसाइज हो रही है। तो याद रखेंगे ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोथ बी एंड डी। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट पूछता कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड 2 आर करेक्ट। तो इसको आप लिख सकते हैं बोथ बी एंड डी, दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे आंसर। नीट में भी 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं बाई चांस। तो मैंने तो इंटेंशनली वैसे नहीं बनाया था, बट बाई चांस ऐसे मान लो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए रॉन्ग के चक्कर में, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि दोनों ही लाइनें गलत हैं। अगला सवाल है कोएंजाइम्स डिफर फ्रॉम प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोई भी कोएंजाइम जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप से कैसे? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है उसे कहते हैं इन एडिशन। क्या कहते हैं? इन एडिशन। जो फॉर्मली बाइंड करता है किसी भी एपोएंजाइम से, ये फॉर्मली बाइंड करता है, लेकिन कह रहे ये टेम्पररी बाइंड करता है, ट्रांजिएंट बाइंडिंग होती है इसकी। तो दे रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। ये रिक्वायर करते हैं मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, नो दे कैन एक्ट एज अ कोफैक्टर, नो। डिफरेंस पूछा है टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, नो। अगर कोएंजाइम की बात करें तो ये एपोएंजाइम से ट्रांजिएंट या टेम्पररी बाइंडिंग करते हैं। तो आंसर 4th ऑप्शन या डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। द करेक्ट डिफरेंस ऑफ कोएंजाइम विद प्रोस्थेटिक ग्रुप। विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों आप देखोगे विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन आर द ड्रग्स। मोस्ट कॉमनली आप देखोगे ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में विनब्लास्टिन जो है वो यूज की जाती है, बड़ी ही इफेक्टिव ड्रग कही जाती है। विनब्लास्टिन होती है, विनक्रिस्टिन होती है। आंसर आप लिख सकते हो दे आर द ड्रग्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अल्फा अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ NH2 ग्रुप। ओनली नहीं होगा, गलत है ये।
देयर आर, कह रहे हैं अमाइनो एसिड को आर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अमाइनो एसिड्स आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल, किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हो सकती हैं, तो ठीक लग रहा है ये। हाइड्रोक्सी मिथाइल फंक्शनल ग्रुप होती है अमाइनो एसिड एलेनिन में। एलेनिन में केवल मिथाइल होती है, ओनली CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोक्सी मिथाइल सेरीन का काम है। किसका काम है? सेरीन का स्ट्रक्चर है। तो डी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो बी एंड डी रॉन्ग। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ओनली ए एंड सी इज करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल है। इतने आसान सवाल बायोमॉलिक्यूल में पूछे जाते, इतने ही पूछे जाते, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बहुत है, मैक्सिमम है ये। तो अब देखें, आज के इसी के सवाल के साथ हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब आपके लिए जाते जाते होमवर्क का समय हो चुका है बेटा जी। होमवर्क केवल एक ही है, रीड फ्रॉम NCERT। रीड ओनली एंड NCERT वंस अगेन। 15 से 20 मिनट या 1 घंटा अगर आप समय दोगे तो आपकी NCERT की रीडिंग इस चैप्टर की भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं PYQs तो आप PYQs लगा लें, और एक बार फिर से ये क्वेश्चन जो आपने लगाए हैं, जो देखे हैं, इसमें जहां गलती की है, वैसे आपने गलतियां नहीं की होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन फिर भी अगर गलती की है तो एक बार वो ये क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। लास्ट मोमेंट की एक ही टिप है बेटा, लास्ट मोमेंट की एक ही टिप है, लास्ट मिनट, जिसे हम लास्ट मिनट रिवीजन कहते हैं, उसके लिए केवल और केवल एक काम करें आप लोग, एक काम केवल कर लें आप क्या कर लें? कुछ मॉक टेस्ट लगा लें, कुछ मॉक टेस्ट लगा लें। अगर आपके पास अवेलेबल है तो 10 पेपर भी लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप क्या कर सकते हो? PYQ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा लो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा लो, 2016 के, 2018 के। अगर जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इतना ही कर लें, 2020 के, 2022 के, 2023 के। अगर आप ये 3-4 क्वेश्चन पेपर भी लगा लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा, आपको बहुत हेल्प कर देगा। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लें। वैसे तो क्लास में हर चैप्टर में कराया गया, लेकिन जब आप टेस्ट की तरह दोगे, बिल्कुल टेस्ट की तरह बैठ करके घर में दोगे, 3 घंटे 3 आवर्स का टेस्ट बैठ करके बिल्कुल दो, या 3 घंटे का टेस्ट, या 3 घंटे 20 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। OMR की फिलिंग करो बैठ करके, आदत डालो अभी से OMR फिल करने की। एक OMR ले लो, और OMR को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी उसकी प्रिंट आउट निकाल लो, 5-6 कॉपी उसकी फोटोकॉपी करा लो, और ये 3-4 पेपर और कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट अगर अवेलेबल हो तो आप उनको लगा सकते हो। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन है, 15 दिन रह गए हैं। क्वेश्चन के थ्रू आप जितना सीख सकते हो, अब थियरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नो थियरी, नो नीड ऑफ रीडिंग थियरी। थियरी पढ़ पढ़ के पूरा साल आपने पूरी थियरी पढ़ डाली है, तो अब क्या करो? क्वेश्चंस कर डालो, और क्वेश्चन जो आपको कराए गए हैं, पूरी उत्थान सीरीज आप देखोगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, हर सब्जेक्ट में कोशिश टीचरों ने की है कि आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस मिले, कुछ नए तरीके से मिले। हाँ, पैटर्न नीट का होना चाहिए, सिलेबस नीट का होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट नहीं करा है हमने, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, आउट ऑफ NCERT नहीं दिया है हमने। सारे क्वेश्चन जो दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए नीट पैटर्न पे दिए हैं। थोड़ा कोशिश करी है कि नए आपको लगे, क्योंकि आप पक चुके हो पुराने क्वेश्चन लगा लगा करके, एक ही टाइप के क्वेश्चन लगा लगा के पक चुके थे। तो आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आपका मोरल हाई करने के लिए हमने ये कंटेंट थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको उत्थान सीरीज के थ्रू नए क्वेश्चन देने की कोशिश की है। तो बेटा अब आखिरी वार है ये, इस आखिरी वार को आप अच्छे से समझो, सीरियसली लो, और आखिरी कील आप इस नीट 2024 में ले जा करके लगा दो और एग्जाम क्वालिफाई करके आ जाओ। मस्त सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ मुलाकात करेंगे। मिलने जरूर आना, मिठाई का डिब्बा जरूर लेकर के आना साथ में। तो इसी के साथ आज लेता हूं विदा। आज की क्लास होती है समाप्त, कंप्लीट करते हैं आज की सीरीज का बायोमॉलिक्यूल की क्लास। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। लव यू मेरा बच्चा, लव यू मेरा बेड़ो।